सर। अच्छा अब जरा गौर करो, मेरे नाम के आगे एक रेड डॉट बना हुआ आ रहा है? नहीं सर, आज नहीं आ रहा। सर आ रहा है। आ रहा है। अच्छा अब मेन यस स्क्रीन पर आओ, सर। मेन स्क्रीन पर आओ, मेन स्क्रीन पे देखो रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है? यस सर। जी यस सर। आ रहा है, ठीक है। चलें तो स्टार्ट लेते हैं, हम अपनी बात का आगाज करते हैं। एटॉमिक नंबर, बताइए क्या होता है एटॉमिक नंबर? है किसी के जहन में कुछ इसके हवाले से? यस सर। कितने होते हैं? अर्सला आवाज नहीं आई बेटा। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन नहीं होते सिर्फ प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन भी? सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं ना, मतलब उनके नंबर्स एक होते हैं, लेकिन हम प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो सकते हैं। यस सर। हाँ, ये जवाब ज्यादा मुस्तनद जवाब था ये, कि हम प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन आपको पता है गेन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम लूज भी करते हैं, तो इस गेन और लूज की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद आगे पीछे हो सकती है। लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ना प्रोटॉन कोई एटम गेन करता है ना लूज करता है, तो ऐसा कोई मामला प्रोटॉन के साथ नहीं हो सकता है, इसलिए द मोर रिलायबल फैक्ट इज प्रोटॉन। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन in an atom, number of proton in an atom is called atomic number. It is denoted by Z. It is denoted by Z. ठीक है ना, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो अच्छा, Z से इसको डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर के हवाले से एक बात बता दूं, इट इज द बेसिक नेचर ऑफ एलिमेंट, nature of element depend upon atomic number. किसी भी एटम का जो बेसिक नेचर होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर है तो नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर 1 किस एलिमेंट का होता है, याद है आप लोगों को? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है, गुड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ओके। और 2 किसका होता है? हीलियम। हीलियम का 2 होता है। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर मैं कहूं कि एटॉमिक नंबर 1 एक सब्सटेंस का है, दैट इज हाइड्रोजन, अभी आप लोगों ने बताया, और मैं आपके सामने एक और एटम लाके रखूं और बोलूं इसका एटॉमिक नंबर 2 है, बट ये हाइड्रोजन जैसा है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, बट इसकी तमाम बातें सब कुछ जो है वो एटॉमिक नंबर 1 जैसा है, क्या आप मेरी इस बात को मान सकते हैं? क्या आप मेरी इस बात को मान सकते हैं बेटा? समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक, ओके, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखो एटॉमिक नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, अभी बताया आप लोगों ने, और एटॉमिक नंबर 2 पर हीलियम है, ये भी आपने बताया। अब आपके सामने मैं एक एटम लेकर रखूं और कहूं कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, सही है, लेकिन इसकी तमाम आदत, अतवार, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ जो है वो एटॉमिक नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन से मिलता है, तो क्या आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे या नहीं? नो सर। बिल्कुल नहीं सर। इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं थी बेटा, आपको बिल्कुल मेरी बात का यकीन नहीं करना। क्यों? क्योंकि एलिमेंट की, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एलिमेंट की जो बेसिक नेचर होता है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है? वो डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर पर जब डिपेंड कर रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ एक सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर 2 है, तो वो कभी भी एटॉमिक नंबर 1 से मैच नहीं कर सकता, वो एटॉमिक नंबर 1 से बिल्कुल डिफरेंस होगा, तभी वो एटॉमिक नंबर 2 है।
अगर वो एटॉमिक नंबर 1 जैसा होता तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता, वो 2 नहीं हो सकता। सही है। तो किसी भी एलिमेंट की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है ऑन एटॉमिक नंबर। ओके। अच्छा, दूसरा हमारे पास है मास नंबर। इसको डिनोट किया जाता है बेटा ए से। कोई बता सकता है व्हाट इज मास नंबर? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का सम। दोनों चीजों को प्लस कर लो, क्या बन जाएगा? मास नंबर। इसका फॉर्मूला भी था जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, Z इज इक्वल टू A is equal to Z plus N. Here A is mass number, Z is atomic number. इधर जो अच्छा एटॉमिक नंबर के अलावा इसको और क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, तो ये बात याद रखनी है। और N क्या है? N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? सर दोबारा रिपीट करिएगा। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को सम कर लें तो मास नंबर बनता है। तो मास नंबर इज Z प्लस N। Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश लगा दूं, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, ठीक है ना? अब ऊपर आपने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो मैं Z लिखूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखूं, एक ही बात है, इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए Z लिख दिया है और N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? ये बता रहा हूं। क्लियर है? यस सर। सही। यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन हमारे पास जो अगली है वो आइसोटोप्स की है। इसके बारे में कोई जानता हो? सर जी सर ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। एक चीज होती है एटॉमिक मास, वो इन दोनों से डिफरेंट होती है? जी बेटा बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी अगली डेफिनेशन इसके बाद वही है, तो फिर वो उस वक्त समझाऊंगा। ओके सर। ठीक है। तो आइसोटोप्स बेटा, आइसोटोप्स के हवाले से है किसी को जान पहचान? कुछ जानते हो इसके बारे में? सर एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है आई थिंक, और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। वेरी गुड। Atoms having same atomic number but different mass number. ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो बट उनका मास नंबर अलग अलग हो। मैं समझाता हूं कि मास नंबर अलग क्यों होता है, कैसे हो सकता है। जैसे इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रोटियम, अदर वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम। अच्छा, होता क्या है कि हाइड्रोजन के तीनों ही एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन एक होता है, तीनों ही एटम के अंदर प्रोटॉन भी एक होता है। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, अगर मैं इसको लिख दूं H11, जैसे कहते हैं H12, ये होता है H13। एलिमेंट की
एक बात आप लोगों को यहाँ मुझे बतानी चाहिए थी जो मुझसे रह गई है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि किसी भी एलिमेंट में जब किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है तो हमेशा याद रखना कि नीचे की साइड पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, अब वो चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, और ऊपर की साइड पर एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास लिखा जाता है। ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक मास लिखा जाता है ऊपर की साइड पर, अब चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो मैंने भी वैसे ही लिखा है। सर वापस बताइएगा। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि एटम का जब भी कोई सिंबल लिखते हैं ना, तो सिंबल में एटॉमिक नंबर हमेशा बॉटम पे लिखा जाता है, आइदर इट इज राइट बॉटम और लेफ्ट बॉटम, और मास नंबर हमेशा सिंबल के ऊपर लिखा जाता है, आइदर इट इज राइट टॉप और लेफ्ट टॉप। ये बता, ठीक है? ओके सर। ओके, अब यहाँ पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को आ जाती है कि सर ये एटम एक दूसरे से अलग हैं। अच्छा, अलग बच्चे क्यों कहते हैं? अलग बच्चे सिर्फ मास की वजह से कहते हैं कि सर देखिए बात ये है कि जब हम किसी भी नेचर की बात, किसी भी चीज के नेचर की बात करते हैं तो हम हमेशा उस चीज को ओवरऑल कंसीडर करते हैं, सारी चीजें सब कुछ उसका देखते हुए फिर हम बात करते हैं। कभी भी हम कोई एक चीज को कंसीडर करते हुए किसी भी चीज के नेचर की बात नहीं करते। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो हम मान लेते हैं आपकी बात को कि ये तीनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, सही? हम मान लेते हैं कि आपके ये तीनों एटम्स हाइड्रोजन के हैं, बट तीनों में चूंकि मास अलग है तो हाउ वुड आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। वो टेट्रा पैक जूस का कॉटन आता है ना, पूरा 24 पैक का, वो जो स्लाइस का फ्रूटो का जो कॉटन आता है, देखा हुआ है ना सबने वो? यस सर। ओके, तो मान लो एक स्लाइस जूस का कॉटन है, मतलब आपके पास स्लाइस जूस के 3 कॉटन रखे हुए हैं, 3। एक कॉटन में, एक कॉटन पूरा पैक है जिसमें 24 पीसेस है, पूरा पैक है। दूसरा जो कॉटन है उसके अंदर 12 पीसेस हैं और 12 खाली है, मतलब 12 उसमें से निकल चुके हैं। और जो तीसरा कॉटन है आखिरी वाला, उस तीसरे कॉटन में सिर्फ और सिर्फ 3 पैकेट्स हैं, मतलब 3 जूस के पैक्स रह गए, बाकी सब निकल चुके। अच्छा, अगर मैं सरसरी पूछूं आपसे दूर से खड़ा होकर के ये 3 क्या हैं, आपका जवाब मुझे यही होगा कि सर ये तीनों जूस के कॉटन है, यही जवाब होगा? यस सर। तो ये 3 क्या है? ये 3 सर हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, अब मैं पूछूं यार ये 3 आपने बताया जूस के कॉटन है, ठीक है, बट वो इनमें डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे सर एक जो है वो पूरा भरा हुआ है, भारी हो रहा है ज्यादा, और एक सर आधा खाली है, और एक में सर 1-2 पीस ही है। तो इन तीनों में फर्क क्या है सर? सिर्फ इन तीनों में फर्क ये है कि एक बहुत हल्का है, एक उससे भारी है, और एक सबसे भारी है तीनों हाइड्रोजन एटम। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि उसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है? एटम तो कंप्लीट होता है ना। ये कैसे पॉसिबल है कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, यही पूछा? यस सर। बेटा देखो सवाल बड़ा पेचीदा है इस सेंस में कि इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं है। अच्छा देखो, एक चीज मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूँ। आप बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हो और आगे जवानी तक एक चीज पढ़ोगे कि एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर अगर सच बताऊं तो एटम में अब तक एक एटम के अंदर तकरीबन 34 टाइप्स के पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। 34। यस सर, ये फर्दर होते हैं, सही है ना? अच्छा, जिसके नाम भी हैं फंडामेंटल। हाँ, म्यूजॉन, पॉजिट्रॉन, इस तरह के अलग अलग नाम भी हैं इनके, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं होते। वो जो बाकी हैं 32 या 31, वो बाकी पार्टिकल्स किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। यानी कि किसी में 4 हैं, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, सब भी नहीं होते सब। लेकिन ये जो 3 है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब ये न्यूट्रॉन का जो मसला है, वाहिद एक एटम ऐसा हाइड्रोजन का प्रोटियम होता है जिसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता। बाकी तमाम एटम्स ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। दैट इज व्हाई न्यूट्रॉन इज आल्सो कंसीडर एज फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन ये इसकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं, कोई प्रॉपर इसका हमें वजह नहीं मिलती। हाँ, एक हैवी वेट होने की वजह से एक रीजन जो हमें मिल जाता है वो, मतलब मैं
आपके सवाल का सही जवाब तो नहीं समझता, लेकिन एक रीजन हो जाता है कि ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये वाला जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ये रेडियो एक्टिव होता है। और ये जो ड्यूट्रियम होता है ये रेडियो एक्टिव तो नहीं होता, लेकिन इसे रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता नहीं है लेकिन इसे बनाया जा सकता है। बट प्रोटियम को रेडियो एक्टिव नहीं बनाया जा सकता, ना ये होता है। उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह ये होती है कि सर इसके अंदर न्यूट्रॉन ही नहीं होता, यानी कि ये हैवी इतना होता ही नहीं है कि आप इसको वो कर सको। ठीक है, क्लियर हुई बात मेरी बेटा? कोई सवाल किसी को? सर जी बेटा। सर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये आगे सही। पीछे हो सकते हैं, सिर्फ क्या प्रोटॉन ही है जो आगे पीछे नहीं हो सकता? बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, न्यूट्रॉन भी कम ज्यादा नहीं होता। तो सर यहाँ पे तो हो रहे हैं ना कम ज्यादा, या नहीं ये हाँ, कम ऐसे ही ज्यादा होते हैं? ये होते ही ऐसे हैं, ये मतलब इनके एक नेचर में है। आ गया। हाँ तो ये इनके अच्छा नेचर अच्छा, में है सही बेटा। सही है, ये इनके सही नेचर है। में है। ये पाए ही ऐसे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। ये पाए ही ऐसे जाते हैं, कम ज्यादा ओके सर, बात नहीं है। ठीक है, सही है। लेकिन सर रेडियंट्स तो वो होते हैं ना जिनमें आई थिंक, मुझे पक्का नहीं है कि न्यूट्रॉन जब टूटता है तो फिर वो रेस निकलती हैं। न्यूक्लियस के डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है बेटा। आगे आएगा तो हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी पे बात करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 3 में। चलिए ठीक है। सही है। ओके सर। सर इतनी देर से रिकॉर्डिंग पॉज थी, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मुझे बता देते, मैंने दोबारा से सही किया। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या रब करके आगे चलूं? ले लिया सर। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास क्या होता है? द एवरेज वैल्यू ऑफ all average value of mass numbers of all isotopes of an element। किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, उन तमाम आइसोटोप्स के मास नंबर्स का अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो हमें एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है मास नंबर में और एटॉमिक मास में। इस कंफ्यूजन को बच्चे समझ नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूं और अल्लाह का शुक्र है अब तक इस एग्जांपल से बच्चे बड़ी आसानी से मेरी बात को समझे हैं, इन दोनों के फर्क को भी समझ गए। शायद आपके भी काम आ जाए तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पर आप सब्जी लेने गए, अम्मी ने आपसे कहा कि 1 किलो आलू ले आओ। ठीक है, आप सब्जी की दुकान पे गए और सब्जी वाले से कहा कि भाई 1 किलो आलू दे दो। ठीक है, उसने क्या किया, अपने तराजू का वो बट्टा रखा और आलू उठाए, फिर जो बर्तन जो होता है उसके अंदर उसे आलू को उठाकर तोला, 1 किलो आलू आपको शॉपर में डालकर दे दिया। अच्छा, अब मान लो कि 1 किलो का वजन पूरा करने के लिए 10 आलू उसने आपको दिए, यानी 1 किलो का वजन पूरा करने के लिए उसने 10 आलू आपको दिए। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उन 10 आलूओं में से कोई एक आलू कम कर दूं तो क्या वजन 1 किलो रहेगा? नो सर। नहीं। नो सर। ओके। अच्छा, अगर मैं उन 10 आलूओं के अलावा एक आलू उसके अंदर और ऐड कर दूं तो क्या उसका वजन 1 किलो रहेगा? नो सर। नहीं। ज्यादा चाहे मैं 1 किलो एक आलू कम करूं या एक आलू ज्यादा करूं, वजन 1 किलो नहीं रहेगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, 1 किलो का वजन बनाने के लिए कितने आलूओं का इस्तेमाल हुआ? 10। 10 आलूओं का।
बस ये एटॉमिक मास और मास नंबर है बेटा। वो जो वजन है ना 1 किलो, वो एटॉमिक मास है, और वो जो 10 आलूओं की तादाद है ना, वो मास नंबर है। यानी कि 10 आलू हो, सर वो रिपीट कर दे। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, सर समझ में नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 1 किलो आलू खरीदे, ठीक है, 1 किलो आलू खरीदे, उस 1 किलो आलू के वजन में 10 आलू आपको मिले। अब ये जो वजन है आलूओं का 1 किलो, ये है एटॉमिक मास, ठीक है, और वो जो 10 आलूओं की तादाद है ना, वो मास नंबर है। यानी कि एक पर्टिकुलर वजन बनाने के लिए किसी चीज की कितनी तादाद आपको चाहिए, वो मास नंबर है। जैसे आलू का जो वजन है बेसिकली वो एटॉमिक मास है, और उस एटॉमिक मास को बनाने के लिए जितनी तादाद में आपको आलू चाहिए, वो मास नंबर है। तो मास नंबर इज जस्ट अ काउंटिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक मास इज द एक्चुअल वेट ऑफ एटम। यानी कि एक एटम का वजन क्या है, तराजू पे रखकर हमने एक एटम उठाया, उसको तराजू पे रखकर वजन किया, वजन जो भी आया XYZ, अब वजन आया मान लो 1 ग्राम, आना नहीं चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूं, 1 ग्राम वजन आया। 1 ग्राम वजन को लाने के लिए मिसाल के तौर पे उस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो वो जो 10-10 प्रोटॉन और 10-10 न्यूट्रॉन है, जब इनको प्लस करोगे तो तादाद कितनी बनेगी, 20। तो 20 इज दैट मास नंबर, कि वो 20 का मास नंबर 1 ग्राम वजन बना रहा है उस एटम का। तो एटॉमिक मास इज द एक्चुअल मास एंड मास नंबर इज द काउंटिंग ऑफ दैट मास, यानी कि उस मास को बनाने के लिए कितना आपको काउंटिंग चाहिए। फर्क क्लियर हुआ, फर्क समझ में आया दोनों का? सर इलेक्ट्रॉन तो नहीं काउंट होंगे ना, सिर्फ मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? जी बेटा, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि वजन बनाने में इलेक्ट्रॉन अपना कोई किरदार अदा नहीं करता। एटम का वेट सारा का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है बेटा, उसके बनाने में कतन जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और सर एटॉमिक मास एक्चुअल मास है। जी, एटॉमिक मास इज द एक्चुअल मास सर और बेटा। मास नंबर जस्ट काउंटिंग। मास नंबर इज दैट काउंटिंग व्हिच मेक दैट मास। उस मास को बनाने वाला जो सर मास नंबर काउंटिंग हुआ और एटॉमिक मास पे वेट वजन है, एक्चुअल वजन है, एक्चुअल वेट है। यानी कि जैसे देखो, ये 4 मार्कर हैं, ठीक है, इन 4 मार्करों को मैं तराजू पे रखता हूँ, तराजू पे रखकर इसका वजन निकालता हूँ, मिसाल के तौर पे 100 ग्राम आ गया, तो इन 4 मार्करों का वजन कितना है, 100 ग्राम है। ये जो 4 की तादाद है ना, जो 100 ग्राम का वजन बना रहे, ये तादाद है मास नंबर, और वो जो वजन है वो इनका वजन है बेसिकली एटॉमिक मास। इन चारों का वेट क्या है, एक्चुअल वेट और मास नंबर में ये फर्क है, एटॉमिक मास और मास नंबर में, ठीक है सर? जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। यस सर, ब्लर आ रही है आपकी। जी जी मुझे बेटा दिख रहा है, बोर्ड ब्लर हो गया है, मैंने इसको देख रहा हूँ, ये शायद टेक्स्ट को फोकस कर ले कुछ टाइम में, देखते हैं कुछ कर पाएगी, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ब्लर कर रहा है ये एकदम से, अभी तक सही चल रहा था, शायद देखते हैं, हो सकता है थोड़ी देर में क्लियर हो जाए, फोकस कर ले। सर जी बेटा। सर मतलब लाजमी तो नहीं है कि हर सबके मतलब आइसोटोप्स हों, तो मतलब ये भी लाजमी नहीं है कि सबके एटॉमिक मास हों। सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक आइसोटोप्स अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, ये बात तो सही है आपकी, मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट्स के हो गए, लेकिन अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स डिस्कवर्ड नहीं है, मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि होंगे लेकिन हमें पता नहीं है अभी तक। तो सर फिर उनके एटॉमिक मास भी नहीं होंगे जिनके नहीं हुए डिस्कवर फिलहाल? नहीं नहीं, उनके एटॉमिक मास क्यों नहीं होंगे, उनके एटॉमिक मास होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? हम उसी एटम का निकालेंगे एटॉमिक मास से ना। हाँ, मुझे एक हमें पता एटॉमिक है। मास, बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम उसके लिए ये करेंगे कि हम उसी एटम के रिस्पेक्ट से निकालेंगे, जिनके आइसोटोप्स हमें पता है उनका आइसोटोप्स की बुनियाद पर निकाल लिया जाएगा, और जिनका हमें आइसोटोप्स नहीं पता उनको हम डायरेक्ट सिर्फ उस एटम की जो हमें पता है उसके हिसाब से बताएंगे, और फिर जब अगर कभी आने वाले वक्तों में अगर उसका कोई आइसोटोप डिस्कवर होगा, फिर उसका दोबारा से एटॉमिक मास उसके रिस्पेक्ट से निकाल लिया जाएगा। वैसे अब कहते हैं साइंटिस्ट के अब जो एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स नहीं है, उसमें से मेजॉरिटी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके आइसोटोप्स मिलेंगे भी नहीं, कुछ अब 2-3 एलिमेंट्स ऐसे रह गए हैं
जिनके आइसोटोप्स स्टिल अननोन है, बट साइंटिस्ट हैव बिलीव के उनके आइसोटोप हैं, और कुछ एलिमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि इनके आइसोटोप्स नहीं होंगे। ठीक है सर अभी आप बेटा। हाइड्रोजन का निकाल के दिखा सकते हैं एटॉमिक मास? हाइड्रोजन का तो नहीं बेटा, लेकिन मैं क्लोरीन का निकाल के दिखा सकता हूँ। हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, निकाल तो मैं उसका भी सकता हूँ, लेकिन आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लोरीन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये 9 में भी किया होगा शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने, तो इसलिए क्लोरीन करूंगा। अगर बोलोगे तो हाइड्रोजन भी करके बता दूंगा, लेकिन हाइड्रोजन से समझना मुश्किल हो जाएगा। पहले क्लोरीन से समझ लेना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बोलोगे तो हाइड्रोजन से भी करके बता दूंगा। बेटा क्लोरीन में समझा तो दूं, लेकिन मसला ये कि अभी टाइम भी कम है, और आई डोंट नो व्हाई मेरा बोर्ड क्यों ब्लर हो रहा है, मुझे नहीं। सर आप ना इस डेफिनेशन को ग्रुप पे सेंड कर दिएगा, क्योंकि आपकी क्लास खत्म होने वाली है और बेटा अभी तक आपकी स्क्रीन ब्लर है। हाँ, मैं आपके चैट के ऊपर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। वैल्यू ऑफ मास numbers of all isotopes of an element, लिख दिया बेटा, और atoms having same atomic numbers but different mass numbers are called as isotopes। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज इतना टाइम नहीं है चैट के ऊपर, वरना ये क्लास ऑफ हो जाएगी। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो चैट का जाके, और कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर क्लास ऑफ होने वाली है। जल्दी करो, जल्दी पूछो। सर ले लिया सर इनमें से कोई एक करनी है ना? हाँ कोई एक।